हाय, एक फार्मा फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा है कि बैच का फिनिश प्रोडक्ट रिजल्ट इज मीटिंग द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। फिनिश प्रोडक्ट का रिजल्ट पास है, बट जो उसका इन प्रोसेस बल्क रिजल्ट था उसमें कुछ क्राइटेरियाज मीट नहीं हो रहे या कुछ क्राइटेरियाज आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। तो इस केस में हम बैच रिलीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बार बार होता है, कई बार मतलब सबने ये सिचुएशन फेस किया है कि आपका एक रिजल्ट या एक स्टेज का रिजल्ट पास होता है बट दूसरे किसी स्टेज के रिजल्ट में या फिनिश प्रोडक्ट रिजल्ट में या कहीं पे इन प्रोसेस में वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है या फेलियर रिजल्ट होता है। तो ये केस में हम क्या कर सकते हैं? तो ये स्पेसिफिक केस की बात करते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि इन प्रोसेस बल्क फेल हो रहा है या ओएस है, बट फिनिश प्रोडक्ट रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली ऑल राइट। सो कैन वी रिलीज द बैच? क्या हम बैच रिलीज कर सकते हैं? पहले समझते हैं। तो जो भी क्राइटेरियाज है, स्पेसिफिकेशन है बैच के, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंटली सारे के सारे स्पेसिफिकेशन मीट होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे ओएस आया तो बैच फेल हो गया है। ओएस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो अभी ये केस की हम स्पेसिफिक बात करते हैं। तो इन प्रोसेस बल्क में कुछ फेलियर है, मान लेते हैं कि ऐसे में या इम्प्योरिटी में या कोई वन ऑफ द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो मीट नहीं कर रहा है, बट जब उसका फिनिश प्रोडक्ट टेस्ट किया है तो फिनिश प्रोडक्ट टेस्ट पास हो रहा है। तो क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहले तो क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? तो जो इन प्रोसेस बल्क अगर फेल हो रहा है तो फर्स्ट हम टारगेट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि जो उसका टेस्टिंग हुआ है वो टेस्टिंग में कुछ एरर्स थे क्या। इफ़ देयर इज़ अ लैब एरर, मतलब हमको कुछ ऑब्वियस लैब एरर मिलता है कि टेस्ट बराबर नहीं हुआ है, उसका सैंपल प्रिपरेशन बराबर नहीं था, इंस्ट्रूमेंट एरर था, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन बराबर नहीं था, जो रिएजेंट्स यूज़ किए थे रिएजेंट्स या रेफरेंस स्टैंडर्ड्स उसमें कुछ प्रॉब्लम था, या कुछ डिफरेंट रिएजेंट यूज हुआ था, डाइल्यूशन बराबर नहीं हुआ था, केमिस्ट ने कुछ एरर किया था, कुछ प्रिकॉशंस लेने भूल गए थे, कुछ स्टेप्स फॉलो नहीं किए थे। अगर आपको ऐसा सिंपल टू द पॉइंट ऑब्वियस रूट कॉज मिलता है जो हम कंफर्म भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो लैब एरर है। अब लैब एरर को रूल आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं? लैब एरर को रूल आउट करने के लिए पहले तो हमको कंफर्म रूट कॉज होना चाहिए, और दूसरा अगर हमारे पास सैंपल है, जैसे इन प्रोसेस बल्क सैंपल है, इन प्रोसेस बल्क सैंपल नॉर्मली एक ही बार इश्यू होता है, एक ही बार लेते हैं, बट फॉर्चुनेटली अगर उसका इनफ क्वांटिटी बचा हुआ है आफ्टर टेकिंग फॉर द टेस्टिंग, अगर उसमें से क्वांटिटी हमारे पास है और जो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के, उसका जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको स्टोर किया है, तो अगर हम उसको जो हमने लैब एरर के लिए जो रीजंस आइडेंटिफाई किए थे वो रीजंस को प्रिकॉशंस लेके, वो रीजंस को रूल आउट करके उसके करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लेके हम जो अवेलेबल सैंपल है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो टेस्ट मीट करता है क्राइटेरिया, देन हम बोल सकते हैं कि इन प्रोसेस बल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज ऑफ एन ऑब्वियस कन्फर्म रूट कॉज एट द लैब इट वॉज फेलिंग। The retest of the sample after taking the necessary corrective actions, जो corrective actions लिया उसके बाद हमने जो टेस्ट किया उसमें वो सैंपल मीट कर रहा है, तो देन वी कैन से कि यस द बल्क वॉज मीटिंग द क्राइटेरिया, बल्क वॉज ओके। और उसको सपोर्ट करने के लिए हमने जितने भी और टेस्टिंग की है अपार्ट फ्रॉम बल्क, फिनिश प्रोडक्ट टेस्ट किया है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे हमने सैंपल लिया, फिर आफ्टर फिल्ट्रेशन का सैंपल लिया है, वो सभी सैंपल डाटा को हम कंपाइल करके अगर देखते हैं कि सिर्फ एक ही रिजल्ट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन था, बाकी सब रिजल्ट पास थे, और या ओएस के लिए जो रीज़न मिला वो रीज़न ऑब्वियस था और उसका करेक्शन मिला है, देन वी कैन से कि यस इट वाज ऑब्वियस लैब एरर एंड बैच वाज ओके, वी कैन रिलीज द बैच। बट अगर ऐसा नहीं होता है, देयर वाज नो लैब एरर, देन हमको मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा कि जब बल्क बनाया तो बल्क में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ स्टेप्स में इश्यूज था, रॉ मटेरियल इश्यूज में कुछ प्रॉब्लम था, वे चेक नहीं किया था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो फॉलो होना चाहिए वो कंप्लीट फॉलो हुआ था कि नहीं हुआ था, वॉल्यूम मेकअप बराबर था कि नहीं था। अगर यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है कि जो हमने सैंपल लिया वो सैम्पलिंग मेथड में, जो सैम्पलिंग कंटेनर वहाँ पे कुछ इश्यू हो। फॉर एग्जांपल सैंपल कंटेनर को हमने बराबर से रिंस नहीं किया है, क्लीन नहीं किया है, उसमें क्लीनिंग रेसिड्यूज है, या जब हम बल्क का सैंपल लेते हैं तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस रहता है कि इनिशियल थोड़ा हम लेके वो कंटेनर को रिंस करके वो सैंपल डिस्कार्ड कर देते हैं, कि जिससे
एक सैम्पलिंग वाल में कुछ अगर रेसिड्यूज है तो वो निकल जाता है और कंटेनर को एक रिंस मिल जाता है, तो जिससे कि कंटेनर में पहले से कुछ अगर वाटर ड्रॉपलेट्स है तो वो रिजल्ट के साथ इंटरफियर नहीं करेंगे। तो अगर सैम्पलिंग प्रोसीजर बराबर से फॉलो हुआ था या नहीं हुआ था, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम मिलता है तो देन वी कैन से कि इट वाज अ सैम्पलिंग एरर, बट दैट शुड बी ऑब्वियसली, दैट शुड बी कन्फर्म। ऐसा हम जस्ट एज्यूम नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ होगा। दैट शुड बी कॉन्क्रीट रीजंस, दैट शुड बी लाइक हमको जो पर्सन था उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, सैम्पलिंग प्रोसीजर बराबर से राइटअप है कि नहीं, कि कैसे सैंपल करना है। ऐसा अगर एग्जैक्टली लिखा नहीं है तो वो पर्सन स्पेसिफिक सैम्पलिंग भी हो सकता है। हमने स्टेप्स नहीं लिखे कि सैंपल एग्जैक्टली कैसे लेना है, कौन सा वाल से लेना है, कितना सैंपल पहले डिस्कार्ड करना है, फिर कितना सैंपल लेना है, और सैंपल लेने के बाद उसको कैसे कंटेन करना है, स्टॉपर करना है या सील करना है, कैसे करना है। सील करने के बाद उसको कहाँ पे स्टोर करना है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट का एक टेम्परेचर रेंज हो, फॉर एग्जांपल 15 टू 20 डिग्रीज का रेंज हो, कि जब उसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे उसका 15 से 20 डिग्री के बीच पे रहना चाहिए। बट अगर वो सैंपल लेने के बाद उसको 15 से 20 पे ना रखते हुए रूम टेम्परेचर पे रखा है, 20 से 25 पे रखा है, या उसको अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन पे उसको स्टोर नहीं किया है, तो हो सकता है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ क्रिएट हो सकती है, उसके रिजल्ट्स पे इंटरफियर हो सकता है। अगर वो सैंपल को लाइट से प्रोटेक्ट करना है और सैंपल करने के बाद उसको रैप नहीं किया है एल्यूमिनियम फॉइल से, या लाइट या एम्बर ऑयल में उसको सैंपल नहीं किया है, या उसको लाइट से प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो हो सकता है कि सैंपल में ही प्रॉब्लम हो सकता है। आफ्टर लाइक बल्क आपका ओके था, बट सैंपल में प्रॉब्लम हुआ बिकॉज ऑफ इनअप्रोप्रिएट सैम्पलिंग और इनअप्रोप्रिएट स्टोरेज। तो एक ये सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी भी एक रीज़न हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हमने डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर बराबर से फॉलो नहीं हुआ है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। बट ये केस में देर आर वेरी लिटल चांसेस कि आपका फिनिश प्रोडक्ट का रिजल्ट पास हो, तो वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। सैम्पलिंग एरर एक चीज़ हो सकती है कि जिसकी वजह से ये हुआ है। फिर सैंपल स्टोरेज है, लेकिन सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आपने स्टोर सैंपल लेने के बाद कितनी देर में क्यूसी को दिया, अगर उसका सैंपल का कुछ टेस्टिंग का टाइमलाइन है कि सैंपल होने के बाद मे बी विद इन 24 आवर्स वो टेस्ट हो जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ है और वो एक्सटेंडेड टाइम तक पड़ा रहा है, और उसमें अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा क्राइटेरियाज है कि इतने टाइम में सैंपल का टेस्टिंग हो जाना चाहिए, अदरवाइज उसका प्रोफाइल में, बल्क प्रोफाइल में, केमिकल प्रोफाइल में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, देन वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। तो ये मैंने जो कुछ रीजंस है कि कैसे ये कंट्रीब्यूट कर सकता है कि आपका एक स्टेज का रिजल्ट पास है और दूसरे स्टेज का रिजल्ट फेल है, तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। बट या बैच रिलीज डिसीजन इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल डिसीजन व्हेन वी आर टॉकिंग इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग, तो बहुत क्रिटिकल है। तो अब आपको 200% श्योरिटी हो कि दिस इज़ नॉट अ प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बट something else, then only you should take a conscious decision to release the batch. अदरवाइज बैच रिलीज डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। जब आपके पास क्लियर रीजन है कि बैच बराबर है तो ही बैच रिलीज करें, अदरवाइज उसको बहुत क्रिटिकली थिंक करके ही बैच रिलीज डिसीजन लेना चाहिए। तो आशा रखता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर देने में मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू।